नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। हमने पहले भी इस विषय पे 2 डिटेल वीडियो बनाए हैं। उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन यानी क्या। तो जिनको स्टूल बहुत हार्ड होती है या फिर प्रेशर नहीं बनता, पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं होता, स्टूल पास करने के लिए देर लगती है या फिर तकलीफ होती है, तो ये सभी जो लक्षण है वो हमें कॉन्स्टिपेशन में दिखाई देते हैं। और उसके बाद फिर पेट में गैसेस होना या फिर फूलापन लगना, भूख ठीक से ना लगना, बेचैनी लगना, एक इरिटेशन फील होना, ये सभी लक्षण भी दिखाई देते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय तक रहा तो फिर तो फिशर की तकलीफ है या फिर पाइल्स यानी बवासीर की तकलीफ या किसी में खून का गिरना, ये तकलीफें भी हो सकती है। काफी लोग कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए अलग अलग घरेलू नुस्खे या फिर आयुर्वेदिक दवाई है, चूरन है, काढ़े है, इनका इस्तेमाल भी करते रहते हैं, लेकिन तकलीफ पूरी तरह से ठीक नहीं होती और फिर दिन भर उनको वो बेचैनी रहती है, उनका पूरा ध्यान जो है वो कॉन्स्टिपेशन में ही रहता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह ठीक करने के लिए कौन से आसान उपाय आप कर सकते हैं, इसमें कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स है, तो इस बारे में जानकारी इस वीडियो में लेंगे। पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सबसे पहली टिप है कि आपको अपना फोकस कॉन्स्टिपेशन पे नहीं तो हेल्थ पे रखना है। देखिए, पेट साफ होना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, इसके लिए अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मन पे कॉन्स्टिपेशन का एक तरह से दबाव या तनाव है, टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, तो इस स्ट्रेस की वजह से भी आपका जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो इस बारे में ध्यान रखना है। आयुर्वेद में जब भी किसी बीमारी के लिए चिकित्सा दी जाती है यानी ट्रीटमेंट दी जाती है, तो सबसे पहले उस बीमारी का जो कारण है उसे दूर किया जाता है। तो आपको ये सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि आप में जो कॉन्स्टिपेशन है उसका कारण क्या है। कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो ज़रूरी कारण या फिर इम्पोर्टेंट कारण है वो है अगर आपका खान पान ठीक से नहीं हो। तो खान पान में अगर बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो या फिर पचने में जो हेवी चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा नॉनवेज है, मिर्च मसाले या तली हुई चीज़ें हैं, या फिर खाने का कोई समय नहीं है, रात को बहुत देर से अगर आप खाना खाते हो, या फिर अगर आपके खाने में बहुत रुखापन रहता है, या कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर चाय कॉफ़ी है, इनका बहुत ज़्यादा सेवन है, आप एक तो उपवास बहुत ज़्यादा करते हो या फिर आपको भूख नहीं है फिर भी खाना खाते हो, जितनी भूख है उससे अगर ज़्यादा खाना खाया जाए तो ये भी एक कारण हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आपका सोना बहुत लेट से है, फिर आप लेट से उठते हो, तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपके डाइजेशन को भी डिस्टर्ब करेगी और फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इन कारणों को दूर करना है, तभी जाके आपको जो ट्रीटमेंट आप लेने वाले हैं उसका सही मायनों में आपको उसका असर मिलेगा। अगर हमें हमेशा स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, बीमारियों से खुद का बचाव करना है, तो प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब आयुर्वेद में भी दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसका हज़ारों साल पहले उन्होंने वर्णन किया है। तो दिनचर्या यानी सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हमने क्या क्या करना है, और ऋतुचर्या यानी हर ऋतु में, हर मौसम में खान पान से संबंधित या फिर रहन सहन की कौन सी बातों का ध्यान रखना है, हमारी चर्या कैसी रखनी है, इस बारे में भी उन्होंने बताया है। तो इस बारे में भी जरूर हमें ध्यान रखना है। जो आयुर्वेद में दिनचर्या बताई है उसमें उन्होंने सबसे पहले उठने का समय बताया है। तो आचार्य कहते हैं ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। ब्राह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा पहले, यानी ये उठने का सही समय होना चाहिए। अगर आप इस समय उठते हैं तो हमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो स्मूथली होती है, बॉडी की जो नैसर्गिक क्रियाएं हैं वो भी सहज होती है। आयुर्वेद में दिनचर्या में उठने के बाद सबसे पहले मलमूत्र का विसर्जन बताया है। कोई भी गर्म पानी नहीं, या उषा पान नहीं, या फिर कोई जूस नहीं, या गाजर का, बीट का या फिर आंवले का जूस, ऐसे कुछ भी लेने के लिए उन्होंने नहीं बताया है। अगर आपका खान पान सही है, सही समय पे है, अगर आप सही समय पे सोते हो तो ये मल का वेग आपको ज़रूर आएगा और इस समय पे जो वायु की गति है वो भी आपको निसर्गतः मदद करेगी।
अगर आप बहुत ज़्यादा रूखा खाना खाते हैं या फिर लैक्सेटिव्स यानी पेट साफ करने वाली जो दवाइयाँ हैं उसको आप बार बार लेते हैं तो इससे इंटेस्टाइन में यानी आंतों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आती है, बहुत रूखापन आता है। तो इसकी स्निग्धता को हमें बढ़ाना है। अगर इसमें स्निग्धता रहेगी तो जो अन्न की गति या जो मल की आगे होने वाली गति है यानी जो मूवमेंट है वो ठीक तरह से होगी। तो इस स्निग्धता को कैसे बढ़ाना है, तो इसके लिए आप खाने में शुद्ध देसी गाय का घी ज़रूर रखें, कम से कम 2 चम्मच तो भी घी आपके खाने में रखें। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो फिर आप तेल भी रख सकते हैं, कच्चा तेल रखना है आप, फिर चाहे मूंगफली का तेल वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप रोटी पे लगा के या फिर गरम दाल में लेके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि रात को भी आधे से 1 कप गरम दूध में आपने 2 चम्मच गाय का घी डालना है। ये जो दूध है वो गर्म होना चाहिए, तो घी डालने के बाद उसमें पिघलना चाहिए पूरी तरह से, और उसको आपने रात को सोने के पहले सेवन करना है। अगर आपको घी पसंद नहीं तो आप इसमें फिर जो नारियल का तेल है वो भी 2 चम्मच डाल के ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप दूध के जगह गर्म पानी में भी जो गाय का घी है या फिर नारियल तेल है वो डाल के ले सकते हैं। या तक आप गर्म पानी में जो तिल का तेल है वो भी 1 से 2 चम्मच डाल के आप रात को ले सकते हैं। इससे भी जो आंतों में जो रूखापन है, जो ड्राइनेस है, वो कम होके वहाँ पे स्निग्धता आएगी। काफी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि इस तरह से अगर हम तेल का या घी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो इस तरह से कच्चा तेल या घी अगर आप ऊपर से लेते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, और इसको भी हम बहुत ही कम मात्रा में ले रहे हैं, यानी दिन भर में आपने इसे 2 से 3 चम्मच लेना है। लेकिन अगर आप कुकिंग में बहुत ज़्यादा तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। आंतों की स्निग्धता बढ़ाने के लिए और भी कुछ आसान से उपाय है। तो इसमें जो घर में तिल रहता है या फिर मूंगफली है, नारियल है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। एक तो आप इसकी चटनी बना के ले सकते हैं, या फिर तिल और गुड़ के लड्डू है, या फिर पीनट की चिक्की है, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी आंतों में स्निग्धता आएगी। इसके 2 फायदे हैं, एक तो ये स्निग्धता है, दूसरा इसमें जो फाइबर्स है उससे भी पचन ठीक होने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या फिर स्प्राउट्स है या बहुत ज़्यादा फाइबर्स है या फ्रूट जूसेस है, इनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जो हरे पत्ते वाली सब्जियां है वो है तो अच्छी, लेकिन ये पचने में हेवी है, इसको पचाने में समय लगता है। तो जिनका अग्नि अच्छा है वो तो आराम से पचा लेंगे, लेकिन अगर अग्नि ठीक से काम नहीं कर रहा, पहले से ही अगर डाइजेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो इससे आपको तकलीफ हो सकती है। तो इस बारे में ज़रूर सोचना है। आप खाने में जो सैलड है या फिर फाइबर्स है वो रखना है, लेकिन कम क्वांटिटी में, यानी बैलेंस करना है, बहुत ही एक्सेस में नहीं लेना है। फ्रूट्स भी आपने, जैसे सीजनल फल है तो आप दिन में 1 आध फल ज़रूर ले सकते हैं, उसके फाइबर्स भी आपको मिलेंगे, उसका जूस भी मिलेगा। लेकिन अगर आप जूस में 3 या 4 फल साथ में मिलाकर अगर वो जूस बनाते हैं और उसका सेवन अगर आप करते हैं तो ये पचने में आपको हेवी है, क्योंकि शरीर को उतनी मात्रा में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 1 आध फल आपने लेना है, वो भी चबा के लेना है, उसका जूस निकाल के नहीं लेना है। इस तरह से आपने खाने में ये सभी चीज़ें थोड़ी बैलेंस करनी है। बहुत ज़्यादा पानी पीना या फिर बहुत ज़्यादा जूसेस है या फिर लिक्विड डाइट है, इसको भी अवॉइड करना है। देखिए, जो जठराग्नि है वो अग्नि तत्व है और जो लिक्विड है वो जल तत्व है। तो अगर जल तत्व बहुत ज़्यादा है, यानी आवश्यकता से ज़्यादा है, तो ये अग्नि को बुझाने का काम करेगा, और अगर ये अग्नि ही आप बुझा देंगे तो फिर जो पचाने का जो काम है, दिन भर का जो डाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये डाइजेशन है वो डिस्टर्ब होगा। इस तरह से हमने जितना शरीर को जितनी आवश्यकता है, जितनी आपकी प्यास है, जैसी आपकी प्रकृति है, उसके अनुरूप आपने पानी का सेवन करना है। बिना प्यास के या फिर सुबह उठ के पानी का सेवन नहीं करना है। तो इससे भी जो डाइजेशन है उसको नॉर्मल रखने में मदद हो सकती है। देखिए, हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में घी डाला जाता है, तो उससे उस यज्ञ की ज्वाला बढ़ती है। यज्ञ में घी डाला जाता है, ना कि पानी। तो इस तरह से इसका युक्तिपूर्वक प्रयोग हमें करना है।
खाना खाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे अच्छी भूख लगने पर पहले खाया हुआ खाना पचने के बाद ही आपने खाना खाना है, और उसमें भी खाना खाते समय टीवी मोबाइल इसको बंद करके रखना है और फिर शांति से मौन धारण करके खाने का सेवन करना है। खाना भी आप जब खा रहे हैं तो हर एक निवाले को चबा चबा के खाना है। तो इस तरह से भी आप करते हो तो भी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो इम्प्रूव होने में भी मदद मिलती है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए कुछ आसान घरेलू इलाज भी है। तो इसमें मृदु विरेचक द्रव्य यानी कुछ आसानी से पेट साफ करने वाले कुछ द्रव्य है जो बहुत ही माइल्ड है, बहुत जेंटल है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए, घर में काले मुनक्के यानी ब्लैक रेजिन्स रहते हैं, तो इसमें से 8 से 10 मुनक्के रात को पानी में भिगो के रखना है। जितने 8-10 मुनक्के हैं उसको पूरा उसमें भिगोने के लिए जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी उसमें डालना है, और फिर सुबह आपने इस मुनक्के को चबा चबा के खाना है। उसके साथ ही वो जो पानी है बचा हुआ उसको भी पीना है। तो इससे भी पेट साफ होने में आपको मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो मुलेठी है, मुलेठी भी मृदु विरेचक द्रव्य है, तो इस मुलेठी का पाउडर बना के भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। ये भी बहुत सेफ है। इसका आधा से 1 चम्मच आप आराम से ले सकते हैं। इससे भी पेट साफ होने में मदद मिलेगी। अगर कुछ घरेलू नुस्खे हैं या फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा है, इसको करने के बाद भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत नहीं मिलती तो आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा में बस्ती चिकित्सा बताई है। बस्ती यानी एनिमा जैसी प्रोसीजर है। तो इसमें काढ़े या तेल गुदद्वार के द्वारा शरीर में डाले जाते हैं। तो ये भी इसमें बहुत अच्छी चिकित्सा है, लेकिन इसे करने के लिए आपने आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से और चिकित्सक की निगरानी में करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने कुछ आसान बातें, कुछ आसान टिप्स आपको बताई है। इसे आजमा के आप ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।